Hello, students, and welcome to this fourth lecture on earthquake resistant building design. In the last class, we have studied about seismic waves and the seismograph and seismograms. And in this class, we're going to study about classification of earthquakes and seismic zone mapping. So let's start. So first of all, we'll see what are the different types of classifications that there are for earthquakes. चार टाइप्स की क्लासिफिकेशन आपके पास है. फर्स्ट ऑफ ऑल is on the basis of location. Okay, on the basis of location, then there is on the basis of cause, focal depth, and also on the basis of intensity or magnitude. So one by one we will look at them. So पहला है आपका on the basis of location, means आपका किस जगह पे आपका earthquake आया है. Okay, so depending on the location there are two types of earthquakes, interplate and intraplate. सो इंटरप्लेट का क्या मतलब है, जो आपकी दो डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स हैं. ओके, दो डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में कोई मूवमेंट के कारण ओके बेसिकली आपका जो अर्थक्वेक है वो ओरिजिनेट हुआ है. तो जो भी मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं जनरली दे आर इंटरप्लेट अर्थक्वेक्स. फॉर एग्जांपल आपका जो असम अर्थक्वेक है वो एक इंटरप्लेट टाइप ऑफ अर्थक्वेक था, जो आपकी यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में जो फॉल्ट लाइन है बेसिकली वहाँ पे एक्टिविटी के कारण प्रोड्यूस हुआ था. एंड दिस सेकंड टाइप ऑफ अर्थक्वेक विच इज़ द इंट्राप्लेट अर्थक्वेक. ये वो अर्थक्वेक है जो किसी मेजर फॉल्ट लाइन या फिर दो किसी टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज के बीच में मूवमेंट के कारण नहीं हो रहा है, बट किसी एग्जिस्टिंग टेक्टोनिक प्लेट के इंटरनल एरिया में जहाँ पे कोई ऐसा सच प्री एग्जिस्टिंग फॉल्ट नहीं है या फिर फॉल्ट है वो एक्टिव नहीं है, कोई डॉर्मेंट फॉल्ट आपके पास है, इनएक्टिव फॉल्ट है, वहाँ पे कोई अगर मूवमेंट होती है उसे आप इंट्राप्लेट एक्टिविटी या इंट्राप्लेट टेक्टोनिक अर्थक्वेक कह सकते हैं. ओके, सो इंडिया में एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पे है. 93 में लातूर में महाराष्ट्र में एक अर्थक्वेक आया था which measured about 6.2 on the Richter scale and it caused a lot of loss of life and property. So that region, the region of Latur, was not a seismically active region, but out of a sudden, okay, due to some internal fault development and due to some internal structure instability below the surface of the ground, वहाँ पे भी यहाँ पे आपको टेक्टोनिक सीज्मिक एक्टिविटी जो है वो देखने को मिली. सो दीज आर द इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक्स जो किसी प्लेट के अंदर कहीं पे भी प्रोड्यूस हो सकते हैं. देन वी हैव द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द कॉज. So on the basis of the cause, we have two non-tectonic and tectonic earthquakes, जिनके बारे में हम previous lectures में पढ़ चुके हैं. Okay, we'll just quickly revise them right now. So non-tectonic earthquakes वो हैं जो किसी tectonic activity के कारण नहीं हो रहे हैं. There are some other causes which there might be जो इन earthquakes को cause कर रहे हैं. And इनकी भी further आप classification कर सकते हैं of non-tectonic earthquakes, and these are superficial and there are also volcanic type of earthquakes. Superficial earthquakes are those which are caused by the dynamic agencies on the surface of the earth. Okay, वो dynamic agencies क्या क्या होती है we've discussed in the previous lectures. Okay, and volcanic causes क्या हैं, जो आपके volcanic eruptions के कारण आपके पास अर्थ में एक मूवमेंट कॉज कर देते हैं. सो दीज वर नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स. एंड टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स आपको पता है जो टेक्टोनिक ओरिजिन के होते हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण आपके पास आते हैं. सो सच अर्थक्वेक्स नोन एज टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स. एंड देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द फोकल डेप्थ. बेसिकली आपका फोकस सरफेस से कितना नीचे है, एपिसेंटर से कितना नीचे आपका फोकस लोकेटेड है, डिपेंडिंग अपॉन दैट डेप्थ आपके पास यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन है. तो ये यहाँ पे तीन टाइप की आपके पास ये आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल शैलो, सेकंड इंटरमीडिएट एंड थर्ड इज़ डीप. तो यहाँ पे बेसिकली डेप्थ के हिसाब से आपने एक जनरल क्लासिफिकेशन कर रखी है, और जो डिस्टेंस जो डेप्थ हमने चूज़ किया है वो है 71 किलोमीटर्स. अगर इससे ऊपर आपका फोकस लाई करता है, ठीक है, तो वो शैलो अर्थक्वेक है. अगर 71 किलोमीटर से ज़्यादा डीप है
उसको इंटरमीडिएट अर्थक्वेक कह देते हैं। एंड फिर 71 के बाद अगर आप 300 से भी नीचे जाते हैं then those are deep earthquakes which have very deep focal depths. अब इनमें से ज़्यादा जो डिस्ट्रक्टिव होंगे डेफिनेटली कौन से होंगे, जो ज़्यादा नज़दीक होंगे। ठीक है, अब ये कहना भी गलत होगा कि जो शैलो अर्थक्वेक है वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा, बिकॉज इट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड आपके डीप अर्थक्वेक में काफ़ी ज़्यादा है, दैट अर्थक्वेक कैन ऑल्सो कॉज मोर डिस्ट्रक्शन देन अ शैलो अर्थक्वेक। ठीक है, बट अगर सेम एनर्जी रिलीज होती है तो डेफिनेटली शैलो अर्थक्वेक ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा, इट विल हैव मोर इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप, द लास्ट टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं। सो बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है इंटेंसिटी के बेसिस पे, यहाँ पे आप बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट द पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, इंटेंसिटी मैंने आपको बताया था, इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन व्हाट द पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड एंड व्हाट वी आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग आफ्टर द अर्थक्वेक हैज़ अकर्ड। सो डिपेंडिंग अपॉन how much destruction it has caused, these are the different types that you can have, varying from instrumental to catastrophic. Okay, instrumental means which is so feeble, which is so light that it can only be felt by the instrument, इसने कोई डिस्ट्रक्शन नहीं कॉज की होगी। whereas catastrophic is a very large scale type of earthquake which has caused a lot of loss of life and property. And then on the basis of magnitude there are other classifications, and उसके टाइप्स आपके पास है माइक्रो अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट, मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग, मेजर एंड ग्रेट अर्थक्वेक्स। यहाँ पे आपने क्लासीफाई किया है डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बेसिकली रिलीज हुई है। सो अ माइक्रो अर्थक्वेक इज़ द वन विच हैज़ लेस देन 3 रिक्टर यूनिट्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ऐसे अर्थक्वेक्स रोज़ कई आते हैं, सैकड़ों हज़ारों अर्थक्वेक्स रोज़ ऐसे आते हैं जो आपको फील भी नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई है। माइनर एडजस्टमेंट्स बेसिकली आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स में हुई है, तो इनको आप फील भी नहीं कर सकते हैं। एंड इफ़ यू कंपेयर देम विद ग्रेट अर्थक्वेक्स विच हैव मैग्नीट्यूड्स exceeding 8 and sometimes even 9, those are the earthquakes that cause a lot of damage and a lot of loss of life. So this was about the classification. Now let's move on to the next slide, and this is the seismic zones of the world. Okay, so seismic zone या फिर seismic belt ये क्या है? बेसिकली ये ऐसे रीजन्स हैं आपके अर्थ के सरफेस के ऊपर जहाँ पे अर्थक्वेक्स पास्ट में या फिर काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं या फिर आने की आशंका यहाँ पे रहती है। ओके, सो ऑल दीज रीजन्स आर नोन एज सीस्मिक जोन्स और सीस्मिक बेल्ट्स, एक ही चीज़ है, सीस्मिक बेल्ट बोल दो या फिर सीस्मिक जोन कह दो। इनफैक्ट थोड़ा सा अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो सीस्मिक बेल्ट एक बेसिकली एक लार्जर रीजन है। ठीक है, अगर मैं पूरे धरती की बात करूँगा तो कहाँ कहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड के मैप में अगर मैं रीजन दिखाऊंगा तो उसको मैं सीस्मिक बेल्ट कह दूंगा। वेराज अगर मैं किसी स्पेसिफिक कंट्री की बात करूँ, फॉर एग्जांपल अपने कंट्री की अगर हम बात कर लें इंडिया की, तो वहाँ पे कौन से रीजन है जहाँ पे अर्थक्वेक्स बेसिकली ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे जो अपने डिवीज़न कर रखे हैं डिफरेंट जोन 2 से लेकर जोन 5 तक होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। सो दोज, ठीक है, डिविजन्स, दोज जोन्स इनसाइड द कंट्री, they are known as seismic zones, whereas belts are some bigger regions which can be represented on the map of the world and not just on one country. तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। ओके, सो सीस्मिक बेल्ट जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड के मैप पे एक बड़ी रिप्रेजेंटेशन है कि कौन से रीजन्स जहाँ पे भूकंप आते हैं। तो बेसिकली 2 मेजर बेल्ट्स आपके पास एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट इज सर्कम पैसिफिक बेल्ट, सेकेंड इज द मेडिटेरेनियन बेल्ट। तो सर्कम पैसिफिक नाम से पता लग रहा है जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक रीजन है बेसिकली, उसको एनसर्कल करने वाली, उसके चारों ओर जो रीजन आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, दैट इज़ हाईली सीस्मिकली एक्टिव रीजन है। वहाँ पे आपके पास ऑस्ट्रेलिया का रीजन आता है, जावा सुमात्रा का रीजन आपके पास आता है, जापान, ठीक है, ऑल दोज रीजन्स जहाँ पे आपके हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आपको देखने को मिले हैं। सो दैट रीजन इज नोन एज योर सर्कम पैसिफिक बेल्ट। एंड द अदर रीजन जिसमें हमारा हिमालयन माउंटेन्स भी लाई करती हैं, वो आपका मेडिटेरेनियन बेल्ट है। ये कहाँ से
शुरू होती है, इट स्टार्ट्स इन द ईस्ट इंडीज़। ईस्ट इंडीज़ आपका बेसिकली हमारा जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, मलेशिया इंडोनेशिया वाला, एंड इट गोज़ ऑल द वे अप टू द मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरेनियन रीजन आपका बेसिकली आपका स्पेन, इटली, इजिप्ट वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन सी आता है बेसिकली। सो ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया से लेके आपके स्पेन और मेडिटेरेनियन सी के रीजन तक कहाँ से पास होता है? हिमालय से पास होता है, और कॉकेसस माउंटेन्स है। ये स्पेलिंग लिखी है मैंने कॉकेसस की, इसको स्पेलिंग आप देख लेंगे। सो कॉकेसस माउंटेन्स, कॉकेसस माउंटेन्स बेसिकली साउथ रशिया, आपके तुर्कमेनिस्तान, आपके तजाकिस्तान, टर्की, ये रीजन जो है आपके, ये कॉकेसस माउंटेन्स है बेसिकली। ये वो भी काफ़ी सीजमिकली एक्टिव रीजन है। एंड एल्प्स ऑल्सो। एल्प्स आपका रीजन कौन सा है? जो यूरोप में आपके पास माउंटेन्स हैं, आपकी बेसिकली स्विट्ज़रलैंड वाली, फ्रांस वाली जो रीजन है जहाँ पे माउंटेन्स एग्जिस्ट करती हैं। सो ऑल दीज रीजन्स दे कम इन द मेडिटेरेनियन बेल्ट। तो ये दो मेजर बेल्ट्स आपके पास एग्जिस्ट करती हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब सीजमिक जोन्स की बात करेंगे। सीजमिक जोन्स क्या हैं? ये छोटे रीजन्स हैं बेसिकली कंट्रीज़ के अंदर ही, जहाँ पे आप सीजमिक एक्टिविटी को डिवाइड करते हैं। सो इन इंडिया we have three types of seismic zones: highly seismic zone, moderately seismic zone, and poorly seismic zones. So highly seismic zones are the ones जो आपके हिमालयस और इंडो गेंजेटिक प्लेन्स में लाई करते हैं, ठीक है। हिमालयस का जो आपका रीजन है, जो आपका ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट में लाई करता है। अब ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आपका कौन सा रीजन है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हिमालयस की फॉर्मेशन जब हुई थी, आपकी जो इंडियन प्लेट है और जो आपकी यूरेशियन प्लेट है वो कोलाइड हुए थे, और आपके बीच में एक फोल्डिंग हो गई थी प्लेट्स की, और वो फोल्डिंग आज भी कंटिन्यू कर रही है। सो दैट रीजन इज़ नोन एज द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट रीजन। और उन्हीं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के विसिनिटी में क्या है? आपके हिमालयन रीजन है और इंडो गेंजेटिक प्लेन्स है। इंडो गेंजेटिक प्लेन मतलब गंगा का रीजन जो है, जो प्लेन रीजन है गंगा का। तो आपके ये रीजन जो आपके ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के आसपास आते हैं, एंड ऑल्सो द सिंटेक्सियल बेंड्स ऑफ कश्मीर, ठीक है। अभी सिंटेक्सियल बेंड्स क्या हैं आपको मैं मैप पे दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अगर मैं इंडिया का मैप यहाँ पे देखूँ, यू कैन सी आपका हिमालयन रीजन देखो यहाँ पे, सम पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल होते हुए ऑल द वे अप टू ईस्ट इंडिया, दिस आर ऑल हिमालयाज। बट ये माउंटेन्स यहाँ पे जाके नियर योर माउंट केटू, ठीक है, ये पीओके का रीजन है, नियर अक्साई चिन, यहाँ पे ये इस तरह बेंड हो जाती हैं, दे कम डाउनवर्ड्स। माउंटेन्स इस तरह जा रही थी, बट यहाँ पे सडन एक बेंड आता है, दिस बेंड इज नोन एज सिंटेक्सियल बेंड, ठीक है। इट इज सीरीज ऑफ बेंड्स, ठीक है, एक के ऊपर एक यहाँ पे बेंड्स आते हैं इस तरह से। आप फिजिकल मैप ऑफ इंडिया देखेंगे, वहाँ पे आपको नज़र आएगा। सो दीज बेंड्स आर नोन एज सिंटेक्सियल बेंड्स, एंड these are also regions of high seismic activities. So all these regions, आपका हिमालयन रीजन, आपका इंडो गेंजेटिक प्लेन, एंड ऑल्सो योर सिंटेक्सियल बेंड रीजन्स, these are all highly seismic regions, and you as you can see in this map, ये आपके जोन 5 और जोन 4 में लाई करने वाले सारे रीजन्स हैं, एंड these are highly seismically active regions. So इसे कहते हैं हाईली सीस्मिक जोन। फिर मॉडरेटली सीस्मिक जोन आपके पास क्या है? ये भी आपके हिमालयस और इंडो गेंजेटिक प्लेन्स वाली रीजन है, बट थोड़े जो आपके ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट से बाहर लाई करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े मॉडरेटली सीस्मिक है बेसिकली। ये भी काफ़ी ज़्यादा सीस्मिक एक्टिविटी देख चुके हैं, या फिर यहाँ पे सीस्मिक एक्टिविटी हो सकती है, बट दे आर नॉट एज सीस्मिकली एक्टिव एज ए हाईली सीस्मिक जोन जिनकी हमने बात की थी। देन देयर आर पुअरली सीस्मिक जोन्स। तो बेसिकली आपका जो सेंट्रल इंडिया से नीचे वाला रीजन है, बेसिकली आपकी जो डेक्कन प्लेटो का रीजन है, ये आपके स्टेबल रीजन में से गिना जाता है, क्योंकि सबसे एंशियंट और स्टेबल लैंड मास है। आपकी जो इंडियन प्लेट साउथ से आगे क्रैश हुई थी यूरेशियन प्लेट के साथ, तो जो रीजन आपका इंडियन प्लेट का ओरिजिनली मौजूद था कोलिजन वाले एरिया से नीचे वाला, तो वो रीजन कभी भी कोलाइड नहीं किया, वो रीजन स्टेबल था पहले से ही, और वहाँ पे कोई भी सीस्मिक एक्टिविटी इन जनरल देखने को नहीं मिलती है। सो दैट टाइप ऑफ रीजन इज़ वेरी स्टेबल एंड इट इज़ पोरली सीस्मिक। यहाँ वहाँ पे ज़्यादा भूकंप नहीं आते,
There are exceptions like the one in Latur in 93 एंड ऑल्सो इन जबलपुर 97. ठीक है, सर्टन जो कि इंट्राप्लेट अर्थक्वेक्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू सम इंस्टेबिलिटी एवरी नाउ एंड देन. थोड़ी बहुत एक्टिविटी कहीं ना कहीं होती है, उसके कारण कुछ एक्सेप्शंस आपको बीच में नज़र आएंगे, बट इन जनरल देर इज़ स्टेबिलिटी ओवर देयर. और हाँ, हाईली सीजमिक जोन में एक आपके कच्छ का रीजन है इन गुजरात, कच्छ एंड काठियावाड़. ये रीजन पहले पोरली सीजमिक होता था बिफोर 2001. फिर 2001 में यहाँ पे सडन सीजमिक एक्टिविटी देखी गई. यहाँ पे 7.7 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया था, द भुज अर्थक्वेक जिसे हम कहते हैं, विच लेड टू द लॉस ऑफ अराउंड 30,800 पीपल्स लाइफ. सो आफ्टर दैट हमने इस रीजन को उठा के जोन 5 में डाल दिया है, बिकॉज इट इज़ हाईली सीजमिकली एक्टिव नाउ. सो ये थे आपके सीजमिक जोन्स ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे एक टेबल आपके पास है, तो यहाँ पे हिस्टोरिकल अर्थक्वेक्स इंडिया में आए हैं, उनकी थोड़ी सी डिटेल है, कहाँ पे उनका लोकेशन था, कौन से ईयर में आया था, कितना मैग्नीट्यूड था और कितना डेथ टॉल अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे था. इसमें एक हमारी जो स्टेट में था कांगड़ा अर्थक्वेक, वेरी फेमस अर्थक्वेक, 1905 में आया था. 8.5 इसकी मैग्नीट्यूड था और अराउंड 20,000 पीपल वर एस्टिमेटेड टू हैव डाइड. ये तो ऑफिशियल नंबर्स है, इनफैक्ट देयर वर मोर पीपल एक्चुअली डाइड बिकॉज ऑफ दैट अर्थक्वेक. And there are some other earthquakes also which you can see in your book. Now let's move on. अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के, विच इज़ द सीस्मिक जोन मैपिंग. तो बेसिकली हमने अभी लास्ट टॉपिक जो अब बात करी थी, हमने बात करी सीस्मिक जोन्स की, कि सीस्मिक जोन्स क्या होते हैं. सीस्मिक जोन्स क्या होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कोई रीजन सीस्मिकली एक्टिव है, हम उस रीजन को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं. जैसे हाईली सीस्मिक जो जोन होगा उसका एक अलग टाइप है, जो मॉडरेटली सीस्मिक जोन है उसको हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पुअरली सीस्मिक जोन है उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन कितना कोई रीजन एक्टिव है, हम उसको एक नंबर असाइन कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, जो आपका हाईली सीस्मिक जोन्स हैं ऑफ योर हिमालयन रीजन एंड इंडो गेंजेटिक प्लेन्स, उनको हमने जोन 4 और जोन 5 में मेजरली रखा है, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक आने का चांस ज़्यादा है. बट जो पुअरली एक्टिव हैं, फॉर एग्जांपल योर डेक्कन रीजन, साउथ इंडियन रीजन्स, उनको हमने आपकी जोन 2 में या जोन 3 में रखा है. ओके, तो ये हम मैपिंग क्यों करते हैं, वाई डू वी डिवाइड, इसका यहाँ पे इम्पोर्टेंस यहाँ पे आपको नज़र आएगा. इसका क्यों रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि आप डिफरेंट रीजन्स को ऑफ हाई, मॉडरेट एंड पुअर सीस्मिक एक्टिविटी आप डिवाइड कर सकते हैं रीजन को. ठीक है, एंड यू कैन क्लियरली डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम. और बिल्डिंग्स को आपने जब डिज़ाइन करना है और उनको बिल्ड करना है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से जोन में आपका रीजन लाइक करता है, आपके जो बिल्डिंग कोड्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ आपको बेसिकली कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी, डिज़ाइन मेथडोलॉजी, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स दैट यू शुड यूज़ एंड अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आपने वहाँ पे रखना है वो डिफरेंट जगहों के लिए डिफरेंट होता है. सो डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर हिमाचल के मंडी में या कांगड़ा में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ये रीजन्स है सीस्मिक जोन 5 वाले, एंड सम रीजन्स ऑफ चंबा आर आल्सो देयर. तो यहाँ पे जो आपकी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ठीक है, दे शुड स्ट्रिक्टली अडेयर टू व्हाट द IS कोड्स आर टेलिंग यू. ठीक है, IS कोड्स ने जो जोन 5 के लिए आपको कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी बताई है, ठीक है, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने रखना है, जो मटेरियल क्वालिटी यूज़ करनी है, उनसे आपने अडेयर करना है. नहीं करेंगे देन डेफिनेटली दोज बिल्डिंग्स विल लीड टू अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, जो कि हाईली सीस्मिक जोन ये अब है. तो इनका पता आपको तभी लगेगा जब आपको आपने जोन्स में डिवाइड किया होगा. सो सीस्मिक जोन मैपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. और थर्ड एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके पास ये है कि आपकी जो इंस्टीट्यूट्स या फिर मोन्यूमेंट्स हैं ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, उनको अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स लाइक सम पावर प्लांट्स or nuclear power plant for example, they need to be constructed in such a region which is not prone to earthquake. Zone 5 में अगर आपने कोई न्यूक्लियर प्लांट आपका बना दिया, सो जस्ट इमेजिन व्हाट कैन हैपन. इसका केस आपको आपके जापान अर्थक्वेक में देखने को मिला था. जापान अर्थक्वेक विच टुक प्लेस इन 2004, 9.1 magnitude earthquake. That was one of the most devastating earthquakes in the history of this earth.
and the magnitude, so sorry, the location of that earthquake was in a region जहाँ पे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट उनका एक लोकेटेड था. Now because of that वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में से रेडिएशन लीक हुई एंड द रीजन्स अराउंड दैट. ठीक है, वहाँ पे उस रेडिएशन के कारण लोगों को का जेनेटिक म्यूटेशंस भी हो चुकी थी एंड दोज पीपल आर सफरिंग इवन टुडे बिकॉज ऑफ दैट. ठीक है, सो सच वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शंस कैन ऑल्सो टेक प्लेस. ठीक है, अर्थक्वेक कैन कॉज मैनी अदर मच मोर डेवस्टेटिंग इवेंट्स जिनको हमने प्रिवेंट करना है. और उनको प्रिवेंट करने का तरीका ये है, इफ़ यू नो कि हमने कहाँ पे आपके डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस को बनाना है. सो सीस्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया की ज़रा बात करते हैं. IS 1893-1970 ये आपका एक कोड है, वहाँ पे बेसिकली आपके सीस्मिक जोन मैप को दिखाया गया है. तो जो 1970 में आपके पास मैप था, इट हैड 5 जोन्स 1 2 3 4 एंड 5. ये रोमन न्यूमरल से आप रिप्रेजेंट करते हैं, एज यू कैन सी 1 2 3 4 एंड 5. तो बाद में क्या हुआ कि आफ्टर द रिविजन ऑफ योर 2002 IS 1893 पार्ट 1 2002 आपने जोन 1 और जोन 2 को मर्ज कर दिया जोन 2 में ही, बिकॉज जोन 1 एंड जोन 2 आर द रीजन्स ऑफ वेरी पुअर सिस्मिसिटी. इनको अलग से दिखाने का कोई पर्पस नहीं बनता. यहाँ पे भूकंप आते नहीं है और यहाँ पे इतनी कम फ्रीक्वेंसी है कि इनको डिफ्रेंशिएट करने का कोई मतलब नहीं है. तो जोन 1 एंड जोन 2 को आपने बेसिकली मिक्स करके सेम ही दिखा दिया. एंड नाउ आफ्टर 2002 वी हैव ओनली 4 जोन्स, जोन 2 जोन 3 जोन 4 एंड जोन 5. एंड इस मैप में देखो रिविजन्स होते रहे हैं. 1966 का जो आपका मैप था, सॉरी 66 में पहली बार दिया गया था, 70 में रिवाइज हुआ था. ठीक है, तो 66 में जो आपका जो मैप था 66 वाला, 67 में जो आपका कोयना अर्थक्वेक आया था, ठीक है, उसके बाद रिवाइज किया गया इस मैप को. क्योंकि कोयना एक जगह है महाराष्ट्र में जो कि आपकी सीस्मिक जोन 1 में लाइक करती थी, मीन्स इट वॉज वेरी पुअरली सीस्मिक. बट सडनली वहाँ पे अर्थक्वेक आया 67 में और उसके बाद आपने इसको रिवाइज किया मैप को एंड दैट रीजन गॉट शिफ्टेड टू जोन 4 नाउ. सो जब जब आपके पास कुछ मेजर अर्थक्वेक्स इंडिया के अंदर आए हैं, आपने इस बेसिकली इन मैप्स को रिवाइज किया है एंड एवरी टाइम यू हैव रिवाइज द मैप आपने रीजन्स को थोड़ा शिफ्ट किया है. और जो आपके जोन 1 में रीजन से कईयों को जोन 3 में, कई बार जोन 4 में शिफ्ट किया गया है. एक और आपके पास अर्थक्वेक आया था 93 में लातूर में, महाराष्ट्र में एक जगह थी लातूर, वहाँ पे आपके पास एक अर्थक्वेक आया था. तो वो जोन 1 में रीजन लाई करता था अगेन, फिर आपने उसको शिफ्ट किया जोन 3 में. सो इस तरह रिविजन्स आपको देखे गए हैं. यू कैन चेक दिस आउट इन योर टेक्स्ट बुक इन डिटेल. सो दिस इज द सीस्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया. यहाँ पे आपके पास लेजेंड दे रखा है नीचे, जोन 2 से लेके जोन 5 तक. जोन 4 एंड जोन 5 आर ग्रीन एंड पिंक. जोन 2 सबसे सेफ जो है वो ब्लू है, देख सकते हैं आपका जो डेक्कन का रीजन है. एंड जोन 3 इज योर येलो रीजन. तो जो डेक्कन इंडिया है वो आपको ब्लू और बेसिकली येलो में ही नज़र आएगा. इवन दिस रीजन ऑफ भुज, कच्छ एंड काथियावाड़ रीजन, दिस रीजन वाज आल्सो इन जोन 1. ओके, ये भी ब्लू रीजन ही होता था बट आफ्टर 2001 इस रीजन को आपको जोन 5 में डालना पड़ा एंड दिस नाउ पिंक. ओके, अगर आप नॉर्थ इंडिया में आओ तो यू कैन सी हिमाचल के जो ये रीजन्स हैं, देखो हिमाचल पूरा का पूरा ग्रीन और पिंक में है. ग्रीन इज़ जोन 4 एंड पिंक इज़ जोन 5. ठीक है, तो हमारी स्टेट काफ़ी ज़्यादा बेसिकली सीस्मिकली एक्टिव है, हाईली सीस्मिक जोन से हमारी स्टेट में. यहाँ पे आपके पास वी हैव टू अडेयर टू द सीस्मिक कोड्स. सीस्मिक कोड्स के हिसाब से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करोगे, दैट विल बी द सेफेस्ट ऑप्शन. ठीक है, तो कुछ रीजन्स लाइक मंडी के, कांगड़ा के, some regions like Chamba and some regions of Shimla also, they come in zone 5. And some regions of Kashmir, Uttarakhand and this Bihar का रीजन दरभंगा एंड नॉर्थ ईस्ट तो पूरा का पूरा ही आपका जोन 5 में आता है, इस हाईली सीस्मिक जोन. ओके, एंड ये ग्रीन वाला रीजन आपका जो हिमालयन एंड इंडो गैजेटिक वाला रीजन है, दैट इज़ अगेन जोन 4.
So this is the seismic zone map of India according to the latest revision of 2002. तो इसके साथ ही ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू.